हेलो बच्चों, मैं श्रीमती पूनम JJIC कटरा से। आज मैं आपको क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। बच्चों, ये जो आपके सामने एक चित्र है, ये चित्र जो है सन 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक द्वारा बनाया गया था। इस चित्र में देखिए क्या दिखाया गया है। इस चित्र में जो है बीच में एक स्वतंत्रता की देवी का चित्र है और इसके इर्द गिर्द हर आयु वर्ग के बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब खड़े हुए हैं। तो इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने दिखाया है, क्या दिखाया है कि उसके सपनों का एक संसार है। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलके ये बना हुआ है। इस श्रृंखला में क्या है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जो कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष हैं और ये जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं और ये जो मूर्ति है वो एक मशाल को लिए हुई है हाथ में। वो एक तरह से मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, मतलब कि इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने दर्शाया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। ठीक है। अब राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या देशभक्ति की भावना, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो चित्र है उसमें एक झंडा, जो वहाँ के लोग हैं वो एक झंडे को थामे हुए हैं और वो एक तरह से उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह चित्रकार ने दर्शाया है। ठीक है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और ऊपर चित्र में ऐसा दर्शाया गया है कि जैसे कि स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं और इस तरह से चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसके पहले क्या स्थिति थी यूरोप में? इसके पहले राष्ट्रवाद के पहले क्या था? वहाँ पर निरंकुश राज्य की सत्ता थी। मतलब निरंकुशता का मतलब क्या है कि वहाँ पे जनता की बात नहीं मानना है, जो राजा का या शासक का मन करे वो कानून वो लागू करे और अपने हिसाब से जो है वो शासन चलाए। ठीक है। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई।
ठीक है। और इसके जिसमें क्या है, फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब कि क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, जितने संवैधानिक और राजनीतिक चेंजेस हुए, बदलाव हुए, उसमें जो है शासन जो है वो जनता के हाथ में चला गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। ठीक है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। मतलब जो इसके पहले उनका राष्ट्रध्वज था, उसकी जगह क्या हो गया, फ्रांसीसी झंडा जो है तिरंगा चुना गया। अब जो है स्टेट जनरल का चुनाव प्रक्रिया नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा। मतलब कि जैसे हमारे भारत में वर्तमान में होता है क्या कि जो हम सरकार या गवर्नमेंट चुनते हैं वो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, स्टेट जनरल का चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों के गुणगान किए गए और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर विकसित होने लगी, वहाँ के लोगों और नागरिकों में विकसित होने लगी। अब वहाँ पे कानून की बात आई। ठीक है। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। मतलब इसके पहले क्या होता था, कानून जो है केवल आम पब्लिक के लिए ही हुआ करता था। जो कुलीन वर्ग होते थे या शासक वर्ग होते थे, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी और पढ़ी जाने लगी। मतलब कि जैसे होता है कि एक राष्ट्र है या एक प्रांत है, उसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर 50% पब्लिक वहाँ की अगर कोई भाषा बोलती है, जैसे फ्रेंच बोल रही है, तो वहाँ की भाषा जो है वो फ्रेंच मान ली गई और 10% भाषा कुछ और बोल रहे हैं। तो जो मेन जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन बोल रही है, जनसंख्या बोल रही है, उसी भाषा को क्या किया जाता था, उस राष्ट्र भाषा की मान्यता दी जाती थी। तो वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। मतलब कि अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, मतलब होता क्या है, अगर यूरोप में एक जगह क्रांति हुई तो उसी क्रांति की लौ, उसी कोई अच्छा काम होता है तो उसी से प्रेरित होकर हर जगह भी उसी को फॉलो किया जाता है। उसी तरह यहाँ भी क्या हुआ, अगर यूरोप फ्रांस में घटना घटित हुई तो उस घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। तो वहाँ के जो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लबों की स्थापना शुरू की। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो
1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी। मतलब कई लोग माध्यम बने इन विचारों के, दूसरे एक शहर से दूसरे शहरों में इन क्रांतिकारी विचारों को कौन कौन विदेशी फ्रांसीसी सेनाओं ने भी इन विचारों को विदेशों तक पहुंचाया। उसके बाद नेपोलियन पर आते हैं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे नए सुधारों की शुरुआत की जिससे फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। ठीक है, तो उस नेपोलियन ने क्या किया, वहाँ पे प्रजातंत्र को उसने नष्ट कर दिया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। उसके बाद उसने अपना कानून बनाया जिसको नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता था। तो उसने जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया और उसने कानून के समक्ष सबको बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। ठीक है, डच गणतंत्र, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। जो कुलीन वर्ग जो मनमानी करता था, शोषण करता था किसानों पर और गरीबों पर, उसको उसने नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से उसने मुक्ति दिलाई। जागीरदारी मतलब कि जैसे लगान देते हैं, लगान मतलब टैक्स, तो उससे जो है वो किसानों को उसने मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किए। तो ये सब चीज़ें जो है नेपोलियन ने ये सब काम, सुधारों वाला काम किया। अब है उसने एक मानक भार तथा नाप की राष्ट्रीय मुद्रा का निर्माण किया ताकि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हो लोगों को। ठीक है, और जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासक के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं स्टार्ट हो गई। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ में कई शहर जो छोटे छोटे शहर थे, उसमें फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह से ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर हैं, सेंसरशिप है और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहा नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। नेपोलियन ने अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए। नेपोलियन ने क्या किया था, उसका विरोध इसलिए होने लगा था कि उसने हर नागरिक को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया। उसका कहना था उसके कानून में कि एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती हो। तो ये चीज़ें लोगों को, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई कि ये तो ज़बरदस्ती हुई। तो धीरे धीरे नेपोलियन का क्या हुआ, विरोध होने लगा। हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जिसको जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैप्टनों में बटे हुए थे जिनके शासन में स्वायत्त क्षेत्र थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था।
तो बच्चों ये था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप वहाँ के आम जनता को क्या क्या फ़ायदे हुए, इसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। ओके, थैंक यू।